सुदीप चौबे और मैं आपके सामने आया हूं दोबारा से एक नया टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स का लेकर के। तो अब तक के धारावाहिक में आपने देखा है दो टॉपिक, दैट इज रेट डेफिनेशन एंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन इट, रेट लॉ एक्सप्रेशन और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। और अब हम देखने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से आपको कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, कुछ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर कुछ डेरिवेशंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम तीनों तरह के क्वेश्चंस देखेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन समझने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ लेते हैं रेट डेफिनेशन और रेट लॉ एक्सप्रेशन का। ठीक है, सो रेट डेफिनेशन क्या बोलती है कि रेट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, बट डी लगा है DA, मतलब इतने छोटे से टाइम इंटरवल। कितना छोटा सा टाइम इंटरवल है ये? इट इज अराउंड 0.00001 सेकेंड्स। इसका मतलब जैसे अगर मैं बोलता हूं 5th सेकेंड पे टाइम क्या होगा, 6th सेकेंड पे टाइम क्या होगा, सो दैट इज दिस DT वैल्यू। ओके, और इतने छोटे से टाइम इंटरवल में देख रहे हो कितना छोटा सा टाइम इंटरवल है, आप DA निकालते हो, उस वैल्यू को यहां पे रखते हो, फिर डिवाइड करते हो DT से ताकि आपको मिल सके रेट। पर क्या पॉसिबल है ऐसा करना? ऑब्वियसली नॉट यार, इतने छोटे से टाइम इंटरवल में आप DA कैसे मेजर करोगे? प्रैक्टिकल नहीं है। तो ऐसा क्या टेक्निक इस्तेमाल की जाए ताकि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको पता चल सके कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, रिएक्शन का रेट क्या है। तो वो बताने के लिए हमको इस्तेमाल करना पड़ता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का। तो दरअसल कुछ नहीं करेंगे हम, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास में, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे इंटीग्रल इक्वेशन में। तो अभी ये इनकम्प्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको चलो कंप्लीट करते हैं। तो एक रेट है -dA/dt, एक दूसरा रेट होता है R = K⁴x, विच इज बाय रेट लॉ एक्सप्रेशन। यहां पे K है रेट कांस्टेंट, X है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अगर नहीं पता हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट क्या होता है तो पिछले वीडियोस में जाकर के एक बारी देख लीजिए। ठीक है, चलो। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दरअसल बदलता रहता है, 0 1 2 3। केवल होल नंबर्स होंगे क्या? नहीं, इसमें फ्रैक्शनल वैल्यूज भी हो सकती हैं, 1/2, 3/2, 4/2, 5/2, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करने के लिए कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करने वाला हूं। तो लो भाई साहब, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट करेंगे, बट पहले हमको क्लियर करना होगा कि हम किस ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं। तो मैं जो आज करवाने वाला हूं आपको वो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और उस पर मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए x की वैल्यू हो जाएगी 1, x की वैल्यू हो जाएगी 1। चलो अब दोनों के इक्वेट करो फटाफट। -1/dA/dt, सॉरी एक सेकेंड, इस चीज को आप मेंशन करो कि इसको जब इक्वेट करोगे आप इससे, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा -dA/dt इज इक्वल टू, यहां पे क्या है, K⁴1। फाइन। अब इंटीग्रेशन करने के लिए ध्यान रखो कि एक साइड पे एक जैसी वेरिएबल होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है वेरिएबल? A। तो यहां पे जो ये A वेरिएबल है, इसको कहां पे ले जाओगे? लेफ्ट हैंड साइड पे। किस लालच में? इंटीग्रेशन करने के लिए एक जैसी वेरिएबल एक साइड पे। तो ये A आ जाएगा कहां पे? नीचे, और ये DT चला जाएगा कहां पे? ऊपर, न्यूमरेटर में। चलो ले आए अपन यहां पे न्यूमरेटर में। फाइन। अब मुझे इंटीग्रेट करना है अंडर प्रॉपर लिमिट्स। अंडर प्रॉपर लिमिट्स का मतलब होता है कि एक टाइम इंटरवल से लेकर के दूसरे टाइम इंटरवल तक। ठीक है, तो मुझे क्या देखना होगा कि पहले टाइम इंटरवल पे कंसंट्रेशन कितनी थी और फाइनल टाइम इंटरवल पे कंसंट्रेशन कितनी है। तो देखो, एट टाइम t = 0 जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो है A0। क्या मैं इसी को इनिशियल कंसंट्रेशन बोल दूं? कुछ गलत होगा क्या? बिल्कुल नहीं। एट टाइम t = 0 रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो यही तो क्या है, मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन। नाउ एट टाइम t जो कंसंट्रेशन है वो कितनी बन गई है? AT। इसको मैं बोल दे रहा हूं फाइनल कंसंट्रेशन। कितना? फाइनल कंसंट्रेशन। अब मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो मैंने दोनों साइड इंटीग्रेशन रखा, एक इंटीग्रेशन इधर, एक इंटीग्रेशन इधर। देखो इधर और इधर, कहां से कहां तक लिमिट? दिस इज द लोअर लिमिट A0 इनिशियल, दिस इज फाइनल लिमिट AT फाइनल। फाइन, 0 से लेकर के कहां तक? T तक। ओके, अब ध्यान रखना यहां पे लगेंगे इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स। तो पहला इंटीग्रेशन का रूल जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x, दूसरा याद रखना है आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू ln x। ln x क्या है भाई साहब? ln x है नेचुरल लॉग ऑफ x, दैट इज log x बेस e, log x बेस e। चलो इंटीग्रेट कर दिया मैंने 1/a, यहां पे x क्या है? a, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/a dA हो जाएगा ln a, लोअर लिमिट अपर लिमिट। इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा t, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, कैसे अप्लाई करते हैं हम लिमिट्स को? अपर लिमिट एक बार ही पुट करो माइनस लोअर लिमिट, तो मैंने अपर लिमिट यहां पे पुट करी तो क्या हो गया? ln at माइनस लोअर लिमिट पुट करी ln a नॉट इज इक्वल टू k t माइनस 0 यानी कि kt। ठीक है, ये माइनस साइन चला आ रहा था। माइनस साइन क्यों चला आ रहा था? कोई भूल तो नहीं गया? ये माइनस साइन क्यों चला आ रहा था? क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज होती है। रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने ये साइन लिया था। ये हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, तो आप वहां पे जाकर के देख लीजिए। चलो अब हम वापस से आते हैं यहाँ पे माइनस साइन लगा रखा हुआ है ln at माइनस a नॉट। माइनस साइन अंदर भेज दो, माइनस साइन अंदर भेजो और आगे देखो क्या करना पड़ेगा। क्या हो जाता है यहां पे? ln at, माइनस साइन अंदर गया तो प्लस हो गया ना, प्लस हो गया तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इसको ln a नॉट, प्लस साइन यहां पे आ गया इज इक्वल टू के टी। अब फॉर्मूला होता है नेचुरल लॉग का कि ln m माइनस ln n हो जाता है ln m अपॉन n, ln m अपॉन n इज इक्वल टू के टी। कोई दिक्कत? ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखना हमेशा के टी इज इक्वल टू, ये नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमको एक टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एंड दैट टर्म इज 2.303। ये आपने बचपन में सीख रखा है, मतलब 11th क्लास में सीख रखा है। ठीक है, तो आगे हमारे पास में ये फाइनल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो पहले फिर से आप रिवाइज करवाओ मुझे, कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो की हैं आपने। सबसे पहली स्टेप, एक इक्वेशन लिखोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी आपसे पूछी जाएगी तो आप इस फॉर्म में लिखोगे, माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए टू द पावर 1 2 3, जो भी ऑर्डर आपको बोला जाए। ठीक है, ये वाली चीज तो सेम रहेगी, बस ए की पावर में वैल्यूज बदलती चली जाएंगी, 1 2 3 4, 1/2, 3/2, 3/4, जो वैल्यू रखना चाहो स्वादानुसार देख लेना। ठीक है, चलो ये चीज हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है? मुझे इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक? a0 से at तक, 0 से लेकर के t तक इंटीग्रेट करना है मुझे। इंटीग्रेट करके मुझे फाइनल एक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो दो स्टेप, डिफरेंशियल इक्वेशन रखो, इंटीग्रेट रख करो और फिर लिमिट्स लगा दो। 3 स्टेप्स हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, फिर लिमिट लगा दो। कोई भी ऑर्डर मिल जाए यही चीज करना है, बस इंटीग्रेशन के रूल्स समझ में आने चाहिए और आपके लॉगरिथम के रूल्स समझ में आने चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस किस किस तरह से बनते हैं और कैसे हमको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस पहले क्वेश्चन को देखने से पहले मैं एक जनरल बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूं, जो कि यूजुअली आपको पूछा नहीं जाएगा, बट आप उससे कॉन्सेप्ट बना सकते हो कि एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला कैसे होता है। कि हमने फॉर्मूला देखा हुआ है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का। क्या है इक्वेशन? कि k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग a नॉट अपॉन at। ठीक है, a नॉट अपॉन at। ध्यान रखो कितने लोग हैं आपके पास में जिनकी वैल्यू आपको पता रखनी है। रेट कांस्टेंट, टाइम, इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन। अब इनके अक्सर क्वेश्चन में ना लैंग्वेज में घुमा देंगे वो आपको, तो लैंग्वेज समझना जरूरी है कि कौन सी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो जब वो आपसे बोलते हैं, एक जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो क्या पूछ रहे हैं कि बताओ कि टाइम क्या होगा, बताओ टाइम क्या होगा अगर
इनिशियल कंसेंट्रेशन 2 इंटू 10⁻⁻² मोलर है और फाइनल कंसेंट्रेशन 1 इंटू 10⁻⁻² मोलर है। तो इनिशियल कंसेंट्रेशन पता है, फाइनल कंसेंट्रेशन पता है और रेट कांस्टेंट उन्होंने दे दिया है 2 पर सेकेंड, 2 पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आप टाइम बताओ, तो कोई बड़ी बात है क्या? बस इन वैल्यूज को आप पुट करोगे। तो ध्यान से रखना वैल्यूज को, जब इनिशियल कंसेंट्रेशन बोले तो समझ में आ जाना चाहिए कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तब की बात कर रहे हैं। जब फाइनल कंसेंट्रेशन बोले तो समझ में आ जाना चाहिए कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट होने के बाद कितना बच गया है वो वाला अमाउंट मुझे यहाँ पे रखना है। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कितना अमाउंट बच गया है वो वाला अमाउंट मुझे यहाँ पे रखना है और टाइम निकालना है। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो उन्होंने दे रखी है 2 पर सेकेंड। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में होता है कि वो बताते नहीं है कि ये जो रिएक्शन है वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ठीक है, पर हमको यूनिट देख करके तो बताना आता ही है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो कि 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर है तो आप यूनिट देख करके पता लगा लो। जैसे जब पर सेकेंड यूनिट होगी रेट कांस्टेंट की तो इसका मतलब वो कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। ठीक है, चलो, तो ये बेसिक फॉर्मूला का एप्लीकेशन था, बट इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लेंगे 1-2 मार्क्स के लिए, कंपटीशन में तो कभी नहीं पूछते। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है कि अगर किसी रिएक्शन के लिए K की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁻² पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड मतलब कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर हो गया भाई साहब। पर मिनट भी हो सकता था, पर आवर भी हो सकता था। ठीक है, चलो, फाइंड टाइम टेकन। ठीक है, फाइंड टाइम टेकन, यहां पे सब टेकन लिखा हुआ है। ठीक है, समझ जाना, फाइंड टाइम टेकन फॉर पहला क्वेश्चन 40% ऑफ रिएक्शन टू कंप्लीट, 40% ऑफ रिएक्शन टू कंप्लीट। अच्छा, एक बात बताओ, अभी मैंने बोला था जब मुझे टाइम निकालना है तो मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए के वैल्यू, मुझे चाहिए इनिशियल और फाइनल वैल्यू, किसकी, कॉन्सेंट्रेशन की। यार कितने अच्छे हैं, के की वैल्यू तो दे दी पर इनिशियल और फाइनल कंसेंट्रेशन वैल्यू दी ही नहीं है। तो उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है ना, काफी है। ठीक है, चलो, 40% ऑफ रिएक्शन टू कंप्लीट। जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम हुआ है। तो 40% रिएक्शन कंप्लीट हुई, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 40% रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम्ड हो गया है। 40% रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम हो गया है, मतलब खत्म हो चुका है। तो अगर मान लो इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी है, अगर मान लो इनिशियल जो है वो 100 है तो फाइनल कितनी हो जाएगी, फाइनल कितनी हो जाएगी, 40 तो कंज्यूम हो गया ना, तो 100 का 40 तो कंज्यूम हो गया, फाइनल बच गया 60। तो लो, इनिशियल और फाइनल तो है आपके पास में, बस वैल्यूज को पुट करना है, कोई बड़ी बात नहीं है कि t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻² लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी 100, फाइनल कितनी 60। ठीक है, बस सारी वैल्यूज है, कैलकुलेट करो, आंसर निकाल लो। ठीक है, मैं कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूं, टाइम कम है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, मैं अगर इसी क्वेश्चन में बोलता फाइंड टाइम टेकन फॉर 60% ऑफ रिएक्शन टू कंप्लीट, 60% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है तो मतलब बचा कितना है, वही तो यहां पे फाइनल कंसेंट्रेशन आएगा ना। 60% रिएक्ट हो गया है तो बचा कितना है 100 माइनस 60। तो दिमाग में ऐसे लेकर के चला करो, कितना कंप्लीट हो गया है, 60 कंप्लीट हो गया है तो 100 माइनस 60 कर दो, खत्म। इनिशियल तो 100 लेना ही है ना। 30% कंप्लीट हो गया है, इनिशियल 100 फाइनल 70। ठीक है ना। 55% कंप्लीट हो गया है, इनिशियल 100 55% कंप्लीट हो गया है तो 100 माइनस 55 मतलब 45 नीचे रख दो। के की वैल्यू तो सेम चलेगी जो उन्होंने देकर रखी है, उसमें तो कोई खेल है नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बस अब वर्ड को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं वो देखना। ठीक है, सेंटेंसेस को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। फाइंड टाइम टेकन फॉर अ सिचुएशन व्हेन 40% ऑफ रिएक्शन इज येट टू कंप्लीट। येट टू कंप्लीट मतलब 40% रिएक्शन का अभी और बचा हुआ है रिएक्ट करने के लिए, बचा हुआ है कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, तो अब 40% बचा हुआ है कंप्लीट होने के लिए, इसका मतलब
फाइनल कंसेंट्रेशन क्या है, वो बचा हुआ अमाउंट ही तो फाइनल कंसेंट्रेशन होता है। तो बचे हुए अमाउंट यानी कि फाइनल कंसेंट्रेशन में क्या ले लूंगा, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, तो सेम लिया है मैंने 2 इंटू 10 टू द पावर 2 माइनस 2 लॉग, इनिशियल वही 100 ही लेना है। अब फाइनल उन्होंने खुद बोल करके रखा है 40% ऑफ रिएक्शन इज येट टू कंप्लीट, अभी बची हुई है और रिएक्ट करने के लिए, तो बचा हुआ ही तो अमाउंट यहाँ फाइनल कंसेंट्रेशन में लिखते हैं यार, तो डायरेक्ट 40 उठा करके रख दो। ठीक है, 60% ऑफ द रिएक्शन इज येट टू कंप्लीट, यहाँ पे 100 अपॉन क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, बाकी के वैल्यू तो दे कर रखी हुई है उन्होंने। तो लैंग्वेज अगर समझ गए तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो अगर लैंग्वेज नहीं समझ पाए तो फिर खेलते रहो, आप इसी चीज में घूमते रह जाओगे कि यार A नॉट और AT तो दिया ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला, अब परसेंटेज में बात ना करके उन्होंने बात कर दी है किसमें, फ्रैक्शंस में। तो उन्होंने बोला 1/4 ऑफ रिएक्शन टू कंप्लीट, टाइम टेकन फॉर 1/4 ऑफ रिएक्शन टू कंप्लीट। तो एक बात बताओ, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग, इनिशियल अगर 1 है, इनिशियल अगर 1 है तो 1/4 ऑफ रिएक्शन टू कंप्लीट, 1 में से 1/4 कंप्लीट हो गया है। 1 में से 1 मोल अगर है तो उसमें से उस 1 मोल का 1/4 कंप्लीट हो गया है, तो अब बचा कितना है, 1 माइनस 1 अपॉन 4, 1 माइनस 1 अपॉन 4। अगर कोई ऐसा तो नहीं बोल रहा कि नहीं सर आप अपने मन से एक कैसे ले रहे हो, वहां पे इनिशियल कंसेंट्रेशन 1 कैसे ले रहे हो, अरे तो मेरे भाई आप x ले लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कि मान लो कि x इनिशियल कंसेंट्रेशन रही होगी। ठीक है, अब उस x में से बताओ कितना खत्म हो गया है, उस x में से इस x का 1/4 खत्म हो गया है, इस x का 1/4 मतलब 1/4 इंटू एक्स है ना, ऊपर x है नीचे x है, कट नहीं जाएगा क्या, कट करके तो यही आएगा ना, 2.303 अपॉन के लॉग 1 अपॉन 1 माइनस 1/4, मैं ना कहता था यही आएगा। ठीक है, चलो बस इसको कैलकुलेट करो, आंसर निकालो, 2.303 अपॉन के की वैल्यू रख दो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 लॉग। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा 3/4, रेसिप्रोकल चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, बस इसको सॉल्व करो, आंसर आ गया। अच्छा, लॉग सॉल्व करने में प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोग को, अरे लॉग ये तो सिंपल डिवीजन है। ठीक है, एक बात बता रहा हूं मैं आपको कि लॉग की वैल्यू याद करके रखो भाई साहब। ठीक है, लॉग 10 तक की वैल्यू याद करके रखो और बाकी फिर फॉर्मूला लगाते चले जाओ लॉग का। क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने कि लॉग m अपॉन n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n। लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.6, लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.4, वैल्यू पुट करो आंसर। ठीक है, वैल्यू पुट करो आंसर, बस मेथड तो पहले समझ में आया, उसके बाद तो कैलकुलेशंस आसान है। ठीक है, चलो ये हो गया 1/4 ऑफ रिएक्शन टू कंप्लीट। अब फिर है 1/4 ऑफ रिएक्शन येट टू कंप्लीट, बात वही पहले ही समझा चुका हूं। 1/4 ऑफ रिएक्शन येट टू कंप्लीट मतलब टोटल 1 में से 1/4 अभी रिएक्ट करने के लिए बचा हुआ है, 1/4 रिएक्ट करने के लिए बचा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल तो मैंने मान लिया, कितना इनिशियल तो मैंने मान लिया, चलो आपकी मान ले रहा हूं मैं, x मान लिया मैंने इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल कितना बचा है, x का 1/4 बचा हुआ है, x का 1/4 मतलब 1/4 इंटू एक्स, x कैंसिल, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 2.303 k की वैल्यू यही दी हुई है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 लॉग 4। ठीक है, अब देखो आप क्वेश्चन बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे, आपको बस क्या देना पड़ता क्वेश्चन में, एक रेट कांस्टेंट की वैल्यू देनी होती पहली चीज, और दूसरी चीज ये बताना होता कि कितना परसेंट कंप्लीट हो गया है या कितना परसेंट कंप्लीट होना बचा है। अब वो आर्बिट्ररी 100 तक, 1 से लेकर 100 तक कुछ भी एक वैल्यू ले लो। ठीक है ना, उसी तरह से यहां पे कुछ एक फ्रैक्शन आपको बताना होता कि कितना फ्रैक्शन वहां पे कंप्लीट हो गया है, पहला तारा का बन जाता, या फिर ये बताना होता कि कितना फ्रैक्शन अभी बचा है कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, तो ये इस तरह के सवाल होंगे, काफी इजी सवाल है। ठीक है, अब हम इसको एक लेवल और बढ़ा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन वो हो गया, अब आपके पास में आ रहे हैं ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, सेम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, तो
पहले आपको दिमाग में रखना है कि किस तरह से आप फॉर्मूलेज को इस्तेमाल कर सकते हो इक्वेशंस बताने के लिए। तो ये सारी इक्वेशन बताऊं उसके लिए पहले आपको ये चीज थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए स्ट्रेट लाइन का, पैराबोला का और हाइपरबोला का, ठीक है ना। तो मैं अभी स्ट्रेट लाइन का डिस्कस करता हूं, बाद में पैराबोला हाइपरबोला डिस्कस करूंगा। क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर जैसे यहां पे मैं y प्लॉट करूं, यहां पे मैं x प्लॉट करूं, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो स्ट्रेट लाइन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। इसमें ये जो डिस्टेंस होता है y, जिस पॉइंट पे ये जो स्ट्रेट लाइन है y एक्सिस को काट रही है, इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट एंड दिस वैल्यू इज c। किसी इक्वेशन में अगर जो कांस्टेंट बच जा रहा है वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, ये y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है वो x एक्सिस के साथ में कुछ एंगल बना रही है थीटा। इस थीटा वैल्यू को जब आप tan की मशीन में डालते हो, tan थीटा बनाते हो, तो ये जो वैल्यू आती है दिस इज नोन एज स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन या फिर स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है। और ये वैल्यू होती है m वैल्यू, इस इक्वेशन में m वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली मतलब ये होता है कि जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा m वैल्यू होगी, ठीक है, उतनी ज्यादा m वैल्यू होगी। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमको रिलेशन ढूंढना है, ग्राफ ढूंढना है dx बाई dt और a के लिए, ठीक है। dx बाई dt a, dx बाई dt, तो इन तीनों में से कौन सा ग्राफ होगा, वीडियो पॉज करो और फाइंड आउट करो कौन सा है, ठीक है। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने। तो देखो यहां पे क्या है, कैसे निकालना है, तो सोचो कि कौन से फॉर्मूले में dx बाई dt आता है। यार ये तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में आता है, सॉरी रेट के डेफिनेशन में आता है। तो r इज इक्वल टू डी एक्स या फिर डी ए बाय डी टी बोल दो, dx बाय dt बोल दो या dA बाय dt बोल दो। और कंसेंट्रेशन ऑफ ए किस फॉर्मूले में आता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में, यानी कि k a टू दी पावर x, x यहां पे क्या है 1, ठीक है, हो गया। तो अब ये हो गया है मेरा y एक्सिस पे प्लॉट, ठीक है, ये हो गया मेरा x एक्सिस पे प्लॉट, और यहां पे आ गया है k, यानी कि ये तो हो गया मेरा क्या m। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो इक्वेशन है उसमें यहाँ पे c वैल्यू कितनी है, कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे c कुछ भी नहीं है, c कुछ कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब c कितना है 0। इसका मतलब जो स्ट्रेट लाइन है वो y एक्सिस को नहीं काटेगी, वो y एक्सिस को किस पॉइंट पे काटेगी, 0 पॉइंट पे काटेगी, ठीक है। और जो स्ट्रेट लाइन होगी वो कैसी होगी, इंक्रीजिंग स्लोप होगा। देखो दो तरह की लाइंस बन सकती हैं। अच्छा पहले तो इसको मैं नेग्लेक्ट वो कर दूं, हटा दूं, क्यों, क्योंकि y इंटरसेप्ट इसमें दिखा रहे हो, बट इस इक्वेशन में कोई y इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो इसको हटा ही दिया। अब दो तरह की इक्वेशंस बन सकती है, ये हो सकता है या फिर खैर इसमें भी y इंटरसेप्ट है, अगर आपको इस तरह से बना करके दिया जाता, ठीक है, ये हो गया है dx बाय dt और ये हो गया है a। तो अभी यहां पे भी y इंटरसेप्ट 0 है ना, तब क्या करते, तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पे k के बगल में साइन क्या है, k के बगल में साइन पॉजिटिव है, ठीक है। ये जो m है वो क्या आ रहा है, m स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कि ये जो tan थीटा है वो पॉजिटिव है, यानी कि जो लाइन है वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग नहीं है, इस तरह की लाइन नहीं, इस तरह की। डिक्रीजिंग लाइन कब होती, इस तरह की लाइन कब होती, जब स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव। आगे ग्राफ्स आएंगे उसमें स्लोप नेगेटिव है, तो ध्यान रखना उस वक्त ग्राफ कैसा जाना चाहिए, नीचे की तरफ। अगर पॉजिटिव है तो किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो दो चीजें सीखी हमने, पहला किस तरह से हम किसी इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में इंटरप्रेट करते हैं, अगर वहां पे कोई कांस्टेंट नहीं बच रहा है तो वो लाइन कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। और अगर यहां पे स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो जो ग्राफ मिलेगा वो असेंडिंग में मिलेगा, इंक्रीजिंग में मिलेगा, डिक्रीजिंग में नहीं, ठीक है ना। आप ऐसे नीचे की तरफ जा रहे हो और ऐसे ऊपर बढ़ रहे हो, ठीक है, तो ऐसे याद रख लो। आप तो ज्यादा मैथ समझ में नहीं आ रही है तो ऐसे में घट रहे हो, नीचे की तरफ जा रहे हो, और ऐसे में बढ़ रहे हो क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हो, सिंपल, ठीक है। चलो अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं इस तरह से क्वेश्चन पूछता, एक क्वेश्चन के अंदर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं कि
इफ दिस इज 60 डिग्री, अच्छा दिस वन इज करेक्ट, देन ये भी गलत हो गया है ना। तो इस स्लोप में अगर फाइंड रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, अब मुझे पता है इस इक्वेशन में रेट कांस्टेंट के की क्या वैल्यू है। के दरअसल क्या है, स्लोप है, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, और स्लोप निकालना हमें आता है। स्लोप कैसे निकालते हैं, जो भी एंगल वो एक्स एक्सिस के साथ में बना रहा होगा उस एंगल को उठा करके मैं थीटा की जगह पे रख दूंगा। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan 60 डिग्री, ठीक है, tan 60 डिग्री, जो कि हो जाएगा आपका √3। आगे बात समझ में। तो इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। फाइन, चलो तो ये तो हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन है, दैट इज log a और t के बीच में रिलेशन देखना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले याद करो कि log a और t कौन से वाले फॉर्मूले में आता था, तो वो आता था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में, कि t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log a0 अपॉन a। अब जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, यहाँ पे वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है। किसी भी रिएक्शन के दौरान k नहीं बदलता जब तक उसका टेम्परेचर ना बदलो ऑल थ्रू आउट द रिएक्शन, ठीक है, और टेम्परेचर तो हम कांस्टेंट ही रखते हैं, तो इसका मतलब k भी कांस्टेंट रहेगा। अब a0 रिएक्शन में कांस्टेंट रहता है, रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले एक बारी मैंने इनिशियल रिएक्टेंट का अमाउंट ले लिया है ना, वो तो अब ऑल थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट ही रहेगा ना, उसकी वैल्यू वो तो नहीं बदलेगी। बदलता क्या है, जैसे जैसे टाइम बदलेगा तो इंस्टेंटेनियस कंसंट्रेशन वैल्यू विल चेंज। ओके, इसकी अलग अलग वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू के साथ में, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज वी नीड टू प्लॉट log a विद t। ओके, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो पहले तो इस k को इधर ले जाओ, t 2.303 को नीचे ले आओ और इसको तोड़ दो। log m अपॉन n क्या हो जाएगा, log m माइनस log n, ठीक है, वही चीज की है मैंने। अब मुझे चाहिए किस फॉर्म में, किस फॉर्म में चाहिए, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में चाहिए मुझे, ठीक है। और y क्या है मेरा, y है log a। तो पहले तो इसको मैं इधर लेकर के आऊंगा लेफ्ट हैंड साइड पे log a, और इसको लेकर के जाऊंगा राइट हैंड साइड पे। तो जब नेगेटिव से हो जाएगा पॉजिटिव और ये प्लस था तो ये हो जाएगा नेगेटिव। और log a0 राइट हैंड साइड में तो चुपचाप वैसा का वैसा बैठा ही हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कंपेयर करो, y ये हो गया, x t हो गया, तो m क्या है, m तो भाई साहब ये पूरा कांस्टेंट है, तो लिख लो m इज इक्वल टू क्या है, माइनस k अपॉन 2.303। c क्या है, c वो कांस्टेंट है अकेला बचा कुचा जो कि इन दोनों से अलग होता है, तो log a0। इसका मतलब इस ग्राफ में एक कोई ना कोई y इंटरसेप्टेड तो है, ठीक है। तो ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइंस को हम क्या कर देंगे, मना कर देंगे। तो कौन सी ओरिजिन से पास होने वाली, ये मना कर दिया, ठीक है। अब स्लोप देखो, पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव है। पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ, नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ। तो पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ, जो कि नहीं है हमारे पास में, नेगेटिव है तो नीचे की तरफ, ठीक है। समझ में आ गया। देखो वही मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपको डायरेक्ट याद करवा सकता था मैं, और आप भी डायरेक्ट याद कर लो, बट जरूरी नहीं है जो कि आपकी किताब में पढ़ाया जाए वही आपको एग्जाम में आए। तो कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, थॉट प्रोसेस दिमाग में होना चाहिए, जो कोई नहीं बताता कि सोचना कैसे है एग्जाम में, ठीक है। तो कैसे सोचना है, सबसे पहले ढूंढो कि कौन कौन से वेरिएबल हैं, वो वेरिएबल किस फॉर्मूले में आते हैं, और फिर उसको किसी तरह से जुगत लगा करके आपको y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कर लेना है। और तरीका क्या करना है ये लाने के लिए, जो कि मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। चलो इसीलिए मैंने सारी कहानी बताई है, ऐसे ही अप्लाई करते करते निकालना है। चलो अगला क्वेश्चन, कि a और t में निकालना है मुझे रिलेशन। कि सर अभी तो किया था log a, अरे तो भाई log a था ना, ठीक है। अब यहाँ पे a और t में बताओ, तो अब यहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशंस पे अपन को वर्क नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाओ कि टाइम बढ़ते बढ़ते रिएक्टेंट तो कंज्यूम होता है, इसका मतलब रिएक्टेंट का अमाउंट तो कम होता है। इसका मतलब कि ये इंक्रीजिंग स्लोप तो नहीं हो सकता, कैसा स्लोप होगा, डिक्रीजिंग स्लोप होगा, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको हटा दूं। अगली बात, ये होगा या ये होगा, स्ट्रेट लाइन होगी या फिर कर्व पाथ होगा। तो स्ट्रेट लाइन तो तब बनती जब मैं log a लेता, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। इसका मतलब यहां पे स्ट्रेट लाइन नहीं आ सकती, सो दिस इज द राइट आंसर। फाइन, ठीक है। सेम क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिया जाए a की जगह पे आपको बोल दिया जाए dA अपॉन dt करो, dA अपॉन dt और dA अपॉन dt,
ठीक है, हमने डीए अपॉन dt का निकाला था ए के साथ में, अब ये है डीए अपॉन dt का टी के साथ में। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि रेट हम जानते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी वैसे वैसे रेट भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अब कौन सा वाला सही हुआ, ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह से हमको ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, एक अगला ग्राफ वाला क्वेश्चन सॉल्व करो यहीं पे फटाफट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जैसा कि हम बोलते हैं टी हाफ का मतलब क्या होता है, वो टाइम जो कि हाफ कंसंट्रेशन कंज्यूम करने में लगा। टी 1/3 मतलब कि 1/3 कंपोजिशन 1/3 कंसंट्रेशन कंज्यूम करने के लिए कितना टाइम लगा। टी 1/4 वही 1/4 मतलब कि जो फाइनल कंसंट्रेशन है, ठीक है, सॉरी, जो कंज्यूम्ड कंसंट्रेशन है वो कितनी होनी चाहिए, 1/4। कितना अमाउंट कंज्यूम हो जाना चाहिए, इनिशियल का 1/4 कंज्यूम हो जाना चाहिए। ठीक है, 1/5 इनिशियल का 1/5 कंज्यूम हो जाना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई मत कर देना जब मैं 1/2 1/3 लिखता हूं। ठीक है, क्लास में पढ़ाता हूं तो लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई नहीं करना है इसको। ठीक, तो टी। अब क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं प्लॉट कर रहा हूं किसको, यहां पे मैं प्लॉट कर रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज प्लॉट कर रहा हूं और लिख ही देता हूं कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज प्लॉट कर रहा हूं और यहां पे मैं प्लॉट कर रहा हूं टाइम। ठीक है, और एक रिएक्शन है मेरे पास में A3 डिसोसिएट टू गिव 3 A's। कोई एक मॉलिक्यूल है A3 नाम का, अरे जैसे होता है ना O2 N2, वैसे ही यहां पे कोई है A3। ठीक है, तो कोई A3 नाम का मॉलिक्यूल है, वो डिसोसिएट होता है 3A बनाने में। तो अब बताओ, कुछ इस तरह से डिसोसिएट होता है कि यहां पे ग्राफ मिलता है मुझे। ठीक है, तो एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है। तो रिएक्टेंट तो यही होगा, रिएक्टेंट का अमाउंट तो कम होता है ना टाइम के बढ़ने के साथ। तो ये हो गया A3 का ग्राफ और ये है A का ग्राफ। ठीक है, ये है शो कर रहा है A की कंसेंट्रेशन का इंक्रीज और ये शो कर रहा है डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ A3। ये जो मीटिंग पॉइंट है, यहां पे जो टाइम आ रहा है मान लो T1। ठीक है, दिस टाइम, क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि दिस टाइम करस्पॉन्ड्स टू A T1/2, B T1/3, C T1/4, D T1/5। ये कौन सा वाला टाइम है, मैंने आपको इन सबका डेफिनेशन बता दी ये क्या होते हैं। तो T1 इन चारों में से कौन सा वाला टाइम है। क्वेश्चन वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर सॉल्व करिए कौन सा वाला टाइम है। ठीक है, सॉल्व हो गया। चलिए देखो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत इजी है। ठीक है, देखने में ही थोड़ा सा बल्लम सा लग रहा है, कुछ नहीं धरा इस क्वेश्चन में। देखो A3 3A, सिंपल स्टोइक्योमेट्री इस्तेमाल करना। स्टोइक्योमेट्री कि इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो क्या है A0, कुछ रही होगी इसकी, उस टाइम पे इसकी कोई कंसंट्रेशन तो नहीं रही होगी ना, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट हुई ही नहीं है। अब A0 में से अगर कुछ अमाउंट कम हो जाता है, कितना अमाउंट कम हो जाता है, X अमाउंट कम हो जाता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे X अमाउंट कम हो जाता है, तो यहां पे कितना अमाउंट बनेगा, यहां पे बनेगा 3X अमाउंट, क्योंकि यहां पे 3 मोल्स है ना, तो 3X अमाउंट बन जाएगा। यहां से X खत्म हुआ क्योंकि इसके बगल में 1 था, तो यहां पे मैंने X अमाउंट खत्म किया, यहां पे कितना फॉर्म कर दिया 3X, क्योंकि यहां पे बगल में क्या है 3, तो 3X फॉर्म हो गया। ठीक है, एक बात ध्यान देने वाली ये है कि इस टाइम T1 पे दोनों की कंसंट्रेशन A3 हो या A हो, दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, सेम हो रही है। दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, सेम हो रही है। नहीं तो क्या होता कि अलग अलग टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन अलग अलग रहती, इसकी बढ़ती चली जाती, इसकी घटती चली जाती। बट इस T1 टाइम पे दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। तो बस मुझे X की वही वैल्यू फाइंड आउट करना है जिस वैल्यू पर ये दोनों क्या रहे, इक्वल। लो बन गई इक्वेशन, हो गया सॉल्व आंसर। A0 इज इक्वल टू 4X, ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 4X, X इज इक्वल टू हो जाएगा A0 अपॉन 4। मतलब जो अमाउंट कंज्यूम्ड है
ऐसा होने पर, इक्वल होने पर जो अमाउंट कंज्यूम्ड है वो कितना है, इनिशियल कंसेंट्रेशन का 1/4। इनिशियल कंसेंट्रेशन का 1/4 कंज्यूम हो गया है एट T1। इनिशियल कंसेंट्रेशन का 1/4 कंज्यूम हो गया है T1, मतलब कौन सा वाला हो गया, ये तो T1/4 हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप भी क्वेश्चन बना सकते हो, बिंदास क्वेश्चन बना सकते हो। अगर यहाँ पे 3A ना लिख करके क्या लिखा होता, 4A लिखा होता, तब आंसर क्या होता, फटाक से अब निकाल करके बताओ, तब क्या आंसर हो जाता, बिल्कुल यहां पे 3A की जगह पे हो जाता 4x, ठीक है, तो यहां पे हो जाता 5x, तो यहां पे हो जाता 5, यानी कि इनिशियल कंसेंट्रेशन का 1/5 हो गया है। तो आंसर क्या हो जाता उस केस में, ये हो जाता आंसर, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है उसमें हमको क्या करना है कि रिलेशन फाइंड आउट करना है A⁴ और T के बीच में फॉर हाफ ऑर्डर रिएक्शन। अब भाई साहब अपन ने हाफ ऑर्डर तो पढ़ी नहीं है, हमने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा, सेकंड ऑर्डर पढ़ा, थर्ड ऑर्डर पढ़ा, हाफ तो पढ़ा ही नहीं। मेथड तो पढ़ा था ना हमने कि कैसे निकाला जाता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, बस वही चाहिए अपन को। क्या पढ़ा था हमने मेथड में, इसीलिए मैं बोलता हूं सोल्यूशन मत देखो, सोल्यूशन निकालने का जो थॉट प्रोसेस है उसको देखो, इसलिए मैं थॉट प्रोसेस सिखाता हूं, ठीक है, तो उस पर ध्यान दो। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के लिए मुझे पहले क्या चाहिए, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के लिए मुझे क्या चाहिए था, डेफिनेशन और रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन से आया -dA/dt इज इक्वल टू KA⁴x। x मैंने रखा है 1/2 क्योंकि बोला है उन्होंने हाफ ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, हाफ ऑर्डर रिएक्शन। चलो अब मुझे इंटीग्रेट करना है विद इन प्रॉपर लिमिट्स, तो वैसे ही करते हैं जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर में किया था, ठीक है। सो a 0 से लेकर के a t तक और 0 से लेकर के t तक इंटीग्रेट किया, ठीक है ना। क्या किया है मैंने, सेम वेरिएबल सेम साइड रखे हैं, a को इधर भेजा, dt को इधर भेजा, a को इधर आ गया, dt इधर चला गया, फिर क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाओ इंटीग्रेशन का कि x⁴n dx का इंटीग्रेशन होता है x⁴n+1/n+1, मतलब जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करो और उसी चीज को नीचे बैठा दो, ठीक है। जैसे यहां पे पावर कितनी है, a की पावर -1/2, कि सर ऊपर क्यों ले आए, अरे न्यूमरेटर में रखना था ना, इसको इसी फॉर्म में बनाना था मुझे, इसको मुझे इसी फॉर्म में बनाना था कि x⁴n/1, तो इसको मैंने न्यूमरेटर में लेकर के चला गया, तो पावर कितनी होगी, -1/2। अब क्या करूंगा, इसमें +1 करूंगा और इसी को पूरा नीचे उठा करके ले आऊंगा, देखो +1 इसी को उठा करके नीचे रख लिया मैंने, है ना, इसी को उठा करके नीचे रख लिया, माइनस साइन तो एज इट इज चला आ रहा था, ठीक। अब लिमिट पुट करो, लिमिट कहां से कहां तक थी, A0 से लेकर के AT तक, ठीक है, A0 से लेकर के AT तक लिमिट पुट करनी है हमें, ठीक है। चलो मैं इसको मिटा देता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं मैं, अब तक तो याद ही हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो लिमिट पुट करने में मुझे समझ में आता है कि क्या हो जाएगा, इधर तो आ जाएगा आंसर 1/2, ठीक है, इधर तो आ जाएगा 1/2, और देखना मैं इसको a⁴1/2, ठीक, AT/A0 इज इक्वल टू KT, फाइन। ध्यान रखना माइनस इधर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है 1/2, ठीक है, 1/2। इसको मैं न्यूमरेटर में लेकर के जाऊंगा तो रेसिप्रोकल होकर के आ जाएगा, मैं यहीं पे लिख दूं -2, अप्लाई करो लिमिट्स, तो क्या हो जाएगा, अच्छा -2 को इधर नीचे भेज देने का, इधर नीचे भेज देने का, तो ये क्या हो जाएगा, AT⁴1/2 माइनस A⁴1/2 इज इक्वल टू, माइनस साइन इधर चला गया था तो -K/2T, ठीक है। y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में करने का लालच था मेरा, तो ये हो गया मेरा y, देखो, अरे T मतलब क्या, इंस्टेंटेनियस कंसेंट्रेशन ही तो है, T मतलब क्या, इंस्टेंटेनियस कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया मेरा y, ठीक है, ये है कांस्टेंट, तो जो भी कांस्टेंट होता है उसको लेकर के चले जाओ इधर, तो ये क्या हो जाएगा, मैं अभी यहीं पे भेज दे रहा हूं, तो माइनस था तो इधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस A0 की पावर 1/2, ठीक है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू m, ठीक है, ये t है ना,
एम एक्स प्लस सी। एम है वो क्या हो जाएगा -k/2 प्लस a0 टू द पावर 1/2 जो है वो हो जाएगा c। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में मुझे m की वैल्यू यानी स्लोप की वैल्यू मिल गई है, c की वैल्यू यानी a0 की पावर 1/2 मिल गई है। तो आप सीधे सीधे देखो कि m जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है तो स्लोप ऊपर साइड या नीचे साइड, नेगेटिव है तो नीचे साइड। ठीक है, तो नेगेटिव है तो नीचे साइड, तो इन दोनों को तो हटाई दो, तो मतलब ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको कैलकुलेट करना है कि बताओ कि a0 इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या है, अगर y इंटरसेप्ट कितना है 4, इनिशियल कंसेंट्रेशन बताओ अगर y इंटरसेप्ट कितना है 4, तो क्या करना है मुझे, y इंटरसेप्ट कितना है 4, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू क्या है a0 की पावर 1/2, a0 की पावर 1/2, दोनों साइड क्या कर दो स्क्वायर ले लो, तो हो जाएगा 16, इधर हो जाएगा a0, तो ये इनिशियल कंसेंट्रेशन आ गई। अगर आपसे पूछे कि बताओ स्लोप की वैल्यू क्या है, अगर ये कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है, तो पूरा का पूरा -1/2 इंटू के, मतलब या फिर बोल लो -k/2 जो है उसको किससे इक्वेट करोगे, tan थीटा से इक्वेट करोगे, और के वैल्यू को हो जाएगा 2 टाइम्स tan थीटा। अब यहां पे माइनस साइन लेकर के मत चल जाना, ठीक है, k इज इक्वल टू 2 tan थीटा, यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है उसको। ठीक है, माइनस साइन या प्लस साइन इज जस्ट टू शो दैट इट इज आइदर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर और इट इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो आप कमेंट में लिख करके बता दीजिएगा कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, या फिर आपको क्या सजेशंस हैं, आप सब बता सकते हैं। और अगर कुछ अच्छा लगा हो तो वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, और आप अपने डाउट्स निकाल करके लेकर के आइए। क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अदरवाइज मैं या कोई और कितना ही पढ़ा ले आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप खुद से घर पे प्रैक्टिस करिए और डाउट्स निकाल करके मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, आई डोंट माइंड। ठीक है, मैं वहीं के वहीं आपका रिप्लाई कर दूंगा। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वेडनेसडे को, और आप पढ़ते रहिए और रॉक करते रहिए।